हाँ जी बेटा, सेंट्रल टेंडेंसी हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 14। बेटा इसका जो मार्क्स वेटेज है कितने नंबर का आता है? ये चैप्टर 14 नंबर का आता है, सिर्फ ये चैप्टर। टीवी मुझे कर लो, ये जिंदगी सफल हो जाएगी आपकी। चैप्टर नंबर 14, सेंट्रल टेंडेंसी। अब सबसे पहली बात कि सर सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या चीज है, और सेंट्रल टेंडेंसी में पहले तो बताओ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? क्या मतलब है सेंट्रल टेंडेंसी का दोस्त, आप बताओ, कुछ आइडिया है किसी को? सुनिए सुनिए ध्यान से, आपको कैसे पता लगाऊं कि आप पास हो या फेल हो आईसीआई में? कोई तरीका है भाई? आप आईसीआई में फेल हो गए या पास हो गए, कैसे पता लगेगा? सर बिल्कुल पता लगेगा। आईसीआई ने कहा है जिस बच्चे के 50% मार्क्स आएंगे वो पास कराएगा एवरेज, और जिसके उससे कम आएंगे, मतलब आपने एक सेंट्रल वैल्यू डिसाइड कर ली, कितनी? 200। भाई 200 से ज्यादा वाला पास या 200 वाला पास, 200 से कम वाला फेल। राइट और रॉन्ग? क्या आपने एक सेंट्रल वैल्यू डिसाइड नहीं कर ली कि सेंट्रल वैल्यू से इधर वाले फेल, इधर वाले पास? तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है एक ऐसी सेंट्रल वैल्यू जो सभी ऑब्जर्वेशन के बीच, सभी ऑब्जर्वेशन के बीच में हो, जिससे रिजल्ट का पता लगाया सके कि रिजल्ट हमारा फेवर में या अनफेवर में, फेवर में या। तो सेंट्रल वैल्यू बेसिकली क्या होते हैं? किसी भी ऑब्जर्वेशन की एक मिडिल वैल्यू होती है। क्या होती है? एक वैल्यू होती है जिससे पता लगे इधर वाले आर, इधर वाले पार। अब वो सेंट्रल वैल्यू जो होती है वो मीन भी हो सकती है, वो मोड भी हो सकती है, वो मीडियन भी हो सकता है। मीन भी, मोड भी और मीडियम भी। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है लगता है। तो सेंट्रल वैल्यू का मतलब होता है एक ऐसी सेंट्रल वैल्यू जिससे पता लगाया जा सके। भाई साहब नेट ही नहीं आ रहा इनको तो यार, आज तो नेट ने जान ले लिया। अब नेट भाग गया ये। एक मिनट चेक कर जाओ, नेट आ रहा नहीं आ रहा। ये तो आज बड़ा मूड खराब कर रहा है। हाँ यार नेट आया नहीं, नो नेट आ रहा है।
आगे कनेक्ट, क्या प्रॉब्लम आ गई, नेट ही नहीं चल रहा। आज सारी प्रॉब्लम इधर ही होनी है। हेलो बेटा, अब आ गया? हाँ जी, सेंट्रल वैल्यू का मतलब क्या होता है बेटा, कि एक ऐसी वैल्यू जो पूरी ऑब्जर्वेशन को कॉमन होती है, जिससे हम क्या करते हैं, रिजल्ट का पता लगाते हैं कि भाई रिजल्ट आर या पार। अगर ये सेंट्रल वैल्यू ना हो तो क्या आप रिजल्ट का पता लगा सकते हैं? अगर ये कुछ कहा ना जाए कितने परसेंट वाला पास, तो कैसे पता होगा कौन पास कौन फेल? तो सेंट्रल वैल्यू का होता है कि सभी ऑब्जर्वेशन में से एक ऐसी वैल्यू का पता लगाया जाए जो सभी ऑब्जर्वेशन को क्या करे, रिप्रेजेंट करे और पता लगाए कि वो रिजल्ट हमारे फेवर में या अनफेवर में। ये सेंट्रल वैल्यू मीन भी हो सकती है, मोड भी हो सकती है और मीडियन। तो सेंट्रल वैल्यू के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना है आपको, वो पढ़ना है सभी विद्यार्थी को बचपन वाला टॉपिक नंबर 1 पढ़ना है, मीन। क्या पढ़ना है बेटा? मीन। मीन का साइन होता है एक्स के ऊपर ऐसे बाल लगा देना, एक्स के ऊपर बाल लगा देना, इट इज कॉल्ड द मीन। मीन इज द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन। देखो मैं बताता हूं क्या होता है। अब मीन क्या होता है लिखिए, मीनिंग ऑफ मीन लिखिए मेरे साथ साथ, मीनिंग लिखिए। लिखिए, मीन इज एवरेज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, एवरेज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ऑल एवरेज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। It is calculated using the formula x bar equal to sigma x upon में n। सिग्मा x का मतलब क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। n होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है बेटा, मीन इज द एवरेज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। अब सिग्मा एक्स क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। एन क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलो बेटा लिख लो सब बच्चे आराम आराम से ये चैप्टर और टाइम वैल्यू मनी। मैं 5 बार कराऊंगा आपको, एक एक रटवा दूंगा, एक एक चीज आपको ऐसे घोटा दूंगा भाई साहब, बस देखते ही आंखों के आंसर निकल जाए आपके। यही 2 चैप्टर है, पास करा देंगे आपको। यही 2 चैप्टर है और ये चैप्टर पहली क्लास को भी सिखा दूंगा, और जो चाहे उससे कहीं मैथ जिंदगी में पढ़ी ना पढ़ी सब सीख जाओगे। बस कैलकुलेटर जिंदा होना चाहिए, कैलकुलेटर में प्लस माइनस करना आना चाहिए। अब वो भी नहीं कर पाओगे तो भाई साहब मैं कुछ नहीं कर सकता उसका। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑप्शन सबको जोड़ लो और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो इसको।
क्या मेरी बात समझ में आई बेटा या नहीं आई? अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, एक एग्जाम्पल। मान लीजिए हमारे बीच में बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हुए हैं, बैठे हुए, इनका फाउंडेशन का एग्जाम हुआ बच्चे का, एक बच्चे का रिजल्ट आया, उसके मैथ्स में नंबर आए 90, अकाउंट में नंबर आए 100, इको में नंबर आए 90, लॉ में नंबर आए 80। अब हम उसके एवरेज नंबर कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये हमारे हो गए ऑब्जर्वेशन, और कितने सब्जेक्ट हैं? 4। तो अगर मैं इसका मीन निकालना चाहूंगा तो इन सबको जोड़ दूंगा, डिवाइडेड बाय कितने ऑब्जर्वेशन है? 4। कितना आ गया? मतलब उसके एवरेज नंबर 90 आ गए। क्या आपको यह बात समझ में आई कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसका मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब मीन ना बेटा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। अब मैं इसको कुछ प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगा, मैं इसका चैप्टर अपलोड कर लेता हूं। क्या बेटा यहां तक कोई दिक्कत किसी विद्यार्थी को? पक्का? चलो चलो, थोड़ा नेट आज परेशान कर रहा है, स्लो चल रहा है, बार बार बदतमीज भाग जाता है। कोई बात नहीं, कई बार क्या होता है जिंदगी में, अप डाउन चलता रहता है। तो हमारा चैप्टर नंबर 14 है, इसका पहला यूनिट है यूनिट ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसको मैं सेव कर लेता हूं फाइल को। डेस्कटॉप पे चैप्टर 14 यूनिट 1, ठीक रहा भाई? ठीक छे? अब ठीक है, चलो वापस जाता हूं अपनी जगह पे, यहां पे इंसर्ट करता हूं, इंसर्ट में फाइल को करता हूं, फाइल में डेस्कटॉप पे जाता हूं और यहां डालता हूं चैप्टर 14 यूनिट। भाई कहां गया? नजर तो आ नहीं आया, कहीं दिख रहा है आपको? कहा? ये रहा। अरे आश बहुत तेज है ये लड़का, बहुत तेज निगाह है इसकी। पहले बताओ मीनिंग समझ में आया? सैंपल एवरेज का क्या होता है कि भाई सेंट्रल टेंडेंसी होती है एक सेंट्रल वैल्यू, उसमें हम क्या पढ़ रहे पहले? अर्थमेटिक मीन। इसको एएम कहते हैं, शॉर्ट में क्या कहते हैं इसको? एएम कहते हैं, ठीक है। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा कि भाई साहब इसके फीचर्स क्या है, कि आप लोग के फीचर्स क्या है, इसको समझना है, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं पहले लिखवा रहा हूं, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। पेपर में आती है, 1 नंबर की पक्का आती है ये, प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है विशेषताएं, फीचर्स। कहते हैं ना भाई साहब कितना अच्छा इंसान है, कितनी अच्छी अच्छी बातें करता है, बहुत अच्छे फीचर्स हैं, सुंदर है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, ठीक है जी। अब ये प्रॉपर्टी पेपर में आएगी। आज थोड़ा सा म्यूजिक के मजे भी लीजिए आप लोग, 26 जनवरी है तो थोड़े गाने सुनाने का मन करता है मैथ्स में पढ़ते पढ़ते, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टीज ये दिख रही है आपको, मैं लिखवा समझाऊंगा, बस आपको लिखनी है। पहला क्या है? इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन एज्यूम बाय वेरिएबल
आर कांस्टेंट से के देन अर्थमेटिक मीन ऑल्सो इज के। बस यहां तक लिख लो, फिर मैं इसको एग्जाम्पल समझाता हूं कहना क्या चाह रहा है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसमें से एक नंबर का आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मीन से। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था, थ्योरी भी आती है, इस थ्योरी को हम प्रैक्टिकल करके समझेंगे कहना क्या चाह रहा है। लॉ में तो और मजा आएगा, यहां तो मैथ है और लॉ में हो भी बहुत इंटेलिजेंट बच्चे आप लोग। गजब, एकदम मस्त गाना गा रहा भाई। लिख लियो तो बता देना बेटा, सबने लिख लिया? इसको समझ के याद करना है, समझना। लेकिन क्या कहना चाह रहा समझो। इफ ऑल ऑब्जर्वेशन एज्यूम बाय वेरिएबल आर कांस्टेंट का मतलब है एक जैसे हों सभी ऑप्शन। क्या हो? एक से, मतलब एक बच्चे के नंबर आए, मान लो 80 80 80 80, हर सब्जेक्ट में बराबर है, कांस्टेंट नंबर आए। अब इसका एवरेज निकालना कितना होगा, कितना होगा टोटल? 320 हो गया। एवरेज निकालो, 320 डिवाइड बाय 4 कितना आया? कह रहा अगर हर एक नंबर बराबर है तो उसका जो नंबर होगा वही क्या होगा? उसका मीन होगा। अब मान लो के हो, यहां भी के हो, यहां भी के हो, यहां भी के और यहां भी के, कितना के हो गया? अब मीन निकालो, मीन क्या हो जाएगा? 4k डिवाइड बाय 4 क्या आ गया? अब समझ में आया कि अगर सारा नंबर बराबर हो तो जो उसका एवरेज होता है वही उसका ऑब्जर्वेशन भी होता है। देखो ना, आर कांस्टेंट के देन अर्थमेटिक मीन ऑल्सो इज, तो जो इसका ऑब्जर्वेशन होगा वही क्या होगा? उसका मीन भी होगा। कोई भी नंबर लेके देख लो, चाहे कितने भी नंबर लेके देख लो, जो अगर सारे नंबर सेम हैं तो उसका मीन भी क्या होगा? वही ऑब्जर्वेशन होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? एग्जाम्पल समझ में आया? लिख लो एग्जाम्पल ये, क्योंकि आज तो आपको याद है, कल आप भूल जाओगे। ये एग्जाम्पल है इस प्रॉपर्टी का। कृपया करके मंडे से छुट्टी ना करें, क्योंकि मंडे से मैं दोबारा से टीवीएम रिवाइज करवाना चाह रहा हूं। ठीक है, मैं चाहता हूं टीवीएम में तुम्हें कोई टक्कर ना दे पाए। टाइम वैल्यू मनी, यूं देखो, यूं ही कर दो आंसर। जितने एफर्ट मैंने पिछले बैच में, उससे ज्यादा एफर्ट इस बैच में, हर बैच में मैं कुछ ज्यादा एफर्ट लगाता हूं। इसमें और मेहनत, इसमें और मेहनत। न्यू में चेंज ज्यादा कोई ना हुआ है। मैथ्स के 2 ही चैप्टर तो बड़े हैं, बस 2 ही बड़े। 2 में भी क्या है कि नाम के 2 बड़े हैं, आना उसमें से 1 नंबर का है। सारा पुराना ही है, कुछ चेंज नहीं। चलिए, तो प्रॉपर्टी समझ में आ गई बेटा। पहली प्रॉपर्टी कि अगर सारे ऑब्जर्वेशन सेम हैं तो उसका मीन भी वही ऑब्जर्वेशन होगा। पहली प्रॉपर्टी इज क्लियर और नॉट? चलो जी, बहुत बढ़िया जी। आगे अगली प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं ये कम से कम 15 बार एग्जाम में आई हुई है। डिट्टो, ये दिख रहा है आपको? पहले लिख लो फिर मैं समझाऊंगा। ये मत लिख लेना इसके आगे, बस 14.14 पेज नंबर, कहीं पेज नंबर भी लिख दो। होता ना, कई बच्चों ने आंसर लिखा सी क्वेश्चन नंबर पेज नंबर इतने पे, तो बच्चे वही टिप देते हैं कि सी क्वेश्चन नंबर इतने पे। ये थोड़ी ठंड कम हो जाए तो मजा आए पढ़ाने में। ठंड भी खत्म नहीं हो रही आजकल, तो ये सुबह सुबह तो मन ही नहीं करता उठने का है।
अरे नहाया क्यों रहे हो यार, नहाना जरूरी कोई ना, हफ्ते में एक बार नहा लिए बहुत है ठंड में, क्या पता चल रहा है। हाँ ज्यादा दिक्कत तो सेंटमेंट लगा लिया, परफ्यूम लगा लिया, होगी कहानी खत्म। और ज्यादा देखो कैप पहन लो, पता चलेगा बालों में नहाए नहीं है। जिंदगी में फोन क्यों आ गया, आ जाने दे, इसका मिस कॉल मार रही है कोई। मैं फिर बोल रहा हूं, जिस बच्चे का टीवीएम छूट गया है वो जरूर आए, क्योंकि मैं टीवीएम भी रिवाइज कराऊंगा। बस घर वालों का नहीं होना चाहिए फोन, बाकी किसी का भी हो। नमस्कार सर जी, क्लास ले बताइए, आप आगे क्या बढ़ दिया गया। हाँ आइए आइए, कोई दिक्कत नहीं, बस आइए। हाँ जी हो गया ये। क्या आपको प्रॉपर्टी समझ में आई वाली, पैसे की नहीं आई ना, अब समझाता हूं क्या कहा जा रहा है। क्या कह रहा है देखो, एलजेब्रिक सम ऑफ डिविजन, सम ऑफ डिविजन का मतलब होता है डिफरेंस, क्या होता है डिफरेंस ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज जीरो, क्या आता है जीरो, और ये जीरो के बराबर है। अब आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, आया समझ में कुछ, चलो मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाता जाता हूं, बहुत आसान तरीके से। कोई भी नंबर ले लो, उसका मीन निकालो, नंबर ले लो, चलो मान लें 10 20 30 40, चलो इसका मीन निकालो, कितना आएगा बेटा, 100 हो गया, मीन निकालो कितना आएगा, 100 डिवाइड बाय 25 कितना है, ओ सॉरी 4, कितना है 25 आ गया मीन। अब क्या करता हूं, हर नंबर में से, ये एक्स में से जो मीन है उसको घटाता हूं, घटाऊं बेटा, तो 10 में से 25 कितना बचा, 20 में से 25 कितना बचा, 30 में से 25, फिर 15, फिर मैं इसका टोटल करता हूं। क्या समझ में आया कि अगर जो भी नंबर दिए हैं उनको जोड़ के मीन निकालो, उस हर एक नंबर में से मीन को घटाओ और उसका क्या करो टोटल, क्या करो टोटल, तो कितना आएगा ऑलवेज भी। तो अगर देखा जाए इसका टोटल समेशन एक्स माइनस एक्स बार का टोटल कितना आ गया, यही तो लिखा हुआ है कि हर एक नंबर में से मीन को घटाओ, कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो उसका मीन निकालो और हर एक नंबर में से क्या घटाओ, मीन घटाओ, तो टोटल कितना आएगा, ऑलवेज भी जीरो ही आएगा। नहीं बात समझ में आई, तो ये एग्जांपल उतार लो, इस प्रॉपर्टी का एग्जांपल है। देखो इससे पहले आप थ्योरी रटते थे, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं कहना क्या चाह रहा है, कि हर एक नंबर में से मीन घटाओ उसका टोटल करो तो ऑलवेज भी कितना आएगा, जीरो आएगा, हमेशा टोटल जीरो ही आएगा। वो क्या चाह रहे हैं, 26 जनवरी का जो सेलिब्रेशन है वो हम कर रहे हैं, ठीक है। क्या पहली प्रॉपर्टी है,
LKG UKG क्लास में जाइए, बाकी बैठ रहिए। चलो इसी बहाने स्कूल की याद तुम्हें आती होगी धीरे धीरे। सामने स्कूल है, हम भी ऐसी कभी प्रेयर में कभी जाते हैं हम लोग। पहले बताइए नंबर 2 प्रॉपर्टी क्लियर हुई? क्या कह रहा है? अगर सभी ऑब्जर्वेशन जोड़ के मीन निकालो और हर एक नंबर में से मीन को माइनस करो, फिर उसका टोटल करो, तो ऑलवेज भी क्या है? तो सम ऑफ डिविएशन का होता है कि उनके डिफरेंस का टोटल करो, तो क्या आता है? ऑलवेज भी 0 आता है। किसी भी ऑनलाइन विद्यार्थी को इसमें कोई दिक्कत है तो बताए। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी को इस पॉइंट में कोई दिक्कत है तो बताए बेटा मेरे को, मैं उसके साथ हूं। कोई दिक्कत बताए। पक्का कोई दिक्कत नहीं है? चलो दिक्कत तो बता दो बेटा, मैं भी रुका हुआ हूं। नो चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। प्रॉपर्टी नंबर 3, तीसरी प्रॉपर्टी लिखिए ना बेटा, ये तीसरी प्रॉपर्टी लिख लीजिए आप, लिख लीजिए तीसरी प्रॉपर्टी। गो टू योर क्लास। अभी आपको बहुत अच्छे से इन प्रॉपर्टी को पढ़ाऊंगा आज अच्छे से। कोई भी प्रॉपर्टी आपके माइंड से स्लिप नहीं होनी चाहिए। इसको देख के कुछ समझ में नहीं आता होगा आपको, ये क्या बोलना चाह रहा है। अब प्रैक्टिकल कराऊंगा तो समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहा है ये। तो 10 फरवरी तक पेपर है, 30 का बस। अब मंडे के बाद कहानी खत्म हो जाएगी, मंडे ट्यूसडे के बाद। चलो कोई बात नहीं। क्या आप लोगों ने ये प्रॉपर्टी लिख ली बेटा? मैं चाहता तो कहता घर से कोई काम नहीं होता कभी जिंदगी में, ना आप लिखते, यहां लिख लिया तो लिख ही लिया। चलो आगे, कोई बात नहीं बेटा, सेकंड प्रॉपर्टी में दोबारा बता दूंगा, पहले थर्ड पढ़ लो फिर मैं सेकंड बता दूंगा, ठीक है? चलिए, वो क्या कह रहा था देखो ध्यान से। सेकंड प्रॉपर्टी में यहां पे एक वर्ड आया है, पूरी स्टैट्स में ये वर्ड बार बार आएगा, तो इस वर्ड को पहले समझ लो, बात की बात बाद में करेंगे।
एक वर्ड आपके सामने आया, क्या है? ओरिजिन आया है। कौन सा वर्ड आया बेटा? ओरिजिन। सर ओरिजिन का मतलब क्या है ये बताओ पहले। देखिए ओरिजिन का मतलब क्या होता है? ओरिजिन का मतलब होता है या तो वैल्यू में प्लस करना या माइनस करना, किसी नंबर में कुछ ऐड करना या कुछ माइनस करने को कहते हैं ओरिजिन। और स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो जब भी ओरिजिन कहेगा तो या तो कुछ प्लस करो या कुछ माइनस करो, स्केल कहेगा तो या तो मल्टीप्लाई करो या डिवाइड। अब वो कह रहा है कुछ कह रहा है अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड होता है चेंज होना, अफेक्टेड होता है चेंज ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल। कह रहा है कि हमारा जो मीन है वो बदल जाएगा अगर कुछ नंबर आप ऐड करोगे या कुछ नंबर माइनस करोगे, या किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, तो वो हमारा मीन चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे होगा? जितने नंबर से आप ऐड करोगे उतने नंबर से मीन बढ़ जाएगा, जितने नंबर से आप माइनस करोगे उतने नंबर से मीन माइनस हो जाएगा, जितने से आप मल्टीप्लाई करोगे उतने से मीन मल्टीप्लाई हो जाएगा, जितने से डिवाइड करोगे उतने से मीन डिवाइड। अब इन्होंने एक एग्जांपल दिया, लेकिन मैं अपना एग्जांपल अच्छे से चारों बातें बताता हूं। पहले कौन सा केस करा रहा हूं? ओरिजिन का। कैसे करा बेटा? ओरिजिन केस कराता हूं। मान लो मेरे पास x है 10, 20, 30, 40, इसका मीन निकालो कितना आएगा? मीन आएगा 25 आएगा बेटा मीन। अब मैं कहता हूं हर नंबर में 2 ऐड कर दो। कितना ऐड करो बताओ? कितना ऐड करो? 2, 5, कितना ऐड करो बताओ? जो कहोगे वो ऐड करूंगा। इफ एवरी नंबर एडिड कितना बाय 5। अब हर नंबर को 5 से बढ़ा देता हूं, मतलब ओरिजिन वाली बात है ना। तो नया न्यू एक्स कितना होगा बताओ? न्यू एक्स कितना होगा? ये 15 हो जाएगा, ये 25, 5 में बढ़ा देना, बताओ टोटल कितना होगा? अब 120 हो गया। पक्का? अरे बोलो ये सुनो। अब न्यू मीन निकालो। टोटल कितना था? 120 डिवाइड बाय कितने? 4, कितना आया? तो क्या आपका पुराना वाला मीन कितना था? 25। अब कितना मीन हो गया? कितना बढ़ गया? जितने से मैंने नंबर बढ़ाया उतने से मीन बढ़ गया नहीं बढ़ गया? अगर मैं के बढ़ाऊंगा तो मीन भी के से, अगर एम बढ़ाऊंगा तो मीन भी एम से बढ़, जितने नंबर से मैं बढ़ाऊंगा उतने से मीन भी बढ़ जाएगा। अगर 2 से बढ़ाया तो 2 से मीन बढ़ जाएगा, जितने से बढ़ाऊंगा 10 से तो 10 से मीन बढ़ जाएगा। पहली प्रॉपर्टी का ये समझ में आया पहला पार्ट। ये कौन सा वाला था? ऐड वाला। कौन सा वाला था? ऐड वाला। उतने से मीन बढ़ गया। अब लेस वाला करके दिखाता हूं, इसी क्वेश्चन को लेस वाला करके दिखाता हूं। जब भी कहता है कि ओरिजिन में चेंज आएगा तो मीन भी चेंज हो जाएगा। जितने से आप बढ़ाओगे उतने से मीन बढ़ जाएगा, जितने घटाओगे उतने से मीन घट जाएगा, जितने से मल्टीप्लाई करो उतने से मीन मल्टीप्लाई होगा, जितने से डिवाइड करोगे उतने से मीन डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी। देखो नया मीन 30 आ गया ना, आगे बढ़ गया। पहले 25 सब कितना हो गया? 30 आ गया। कहने को मैं भी क्वेश्चन आता, लेकिन प्रॉपर्टी की जो अंदर की गहराई है उसको समझना है कि गहराई क्या कह रही है। क्योंकि ऐसे पढ़ने में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ओरिजिन बढ़ गया तो क्या होगा। रट्टा नहीं मानना है, समझना लॉजिकली क्या हो क्या रहा है। चलो बुलावा आया है। किसने बुलाया है? आईसीआई माता ने बुलाया है। चलो जोर से बोले जय माता की। चलो आईसीआई माता की जय। अब क्या करेंगे हम लोग? सबट्रैक्ट वाला केस करते हैं। कौन सा केस करें? सबट्रैक्ट मतलब घटाने वाला केस करते हैं। घटाने वाला है। आ रहा बेटा बात समझ में? इफ एवरी नंबर सबट्रैक्ट
सब्ट्रैक्ट बाय 5, 5 से कम कर देते हैं। बताओ न्यू एक्स कितना हो जाएगा? ये 5, 15 ऐड करो, कितना आया? 80 आया। न्यू मीन निकालो, 80/4 कितना आया? देखो पहले कितना था? 25, मीन कितना बचा? 20, यही 5 से कम नहीं हो गया? तो जितने से आप ऐड कर रहे हो उतने से बढ़ रहा है, जितने से आप घटा रहे हो उतने से घट जा रहा है। आई थिंक आपको क्लियर हो रही होंगी बातें। तो ये था ओरिजिन। क्या था? क्योंकि हमने प्लस भी कर लिया और अब क्या करेंगे? स्केल वाला। स्केल में क्या होता है? तो मल्टीप्लाई या तो डिवाइड। स्केल में या तो मल्टीप्लाई या तो डिवाइड। ठीक है जी। कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत बेटा इस वाली प्रॉपर्टी में? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, इस प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत नहीं है बच्चों को यहां तक। अब आगे आ जाइए। अगली प्रॉपर्टी क्या कह रही है भाई साहब? अब हम क्या करते हैं? इसको हटा दो बेटा। अब कहते हैं कि अब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला, वो स्केल वाला कैसे? इफ एवरी नंबर मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हर एक नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो न्यू मीन क्या होगा? पहले न्यू एक्स निकालेंगे। हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 दूनी 40, 60, 80। शाबाश, इंटेलिजेंट बच्चे हो गए हो। न्यू मीन क्या? 200/4 कितना आ गया? तो अगर देखो ये भी तो डबल हो गया भाई। अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो नया मीन भी 2 से मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा ना डायरेक्टली। अगर पुराना मीन 25 था तो नया मीन कितना आ गया? 50। कैसे निकाला? 25 × 2 तो 50 हो गया, नहीं हो गया? तो जितने से आप नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो मीन भी उतने से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। जब बीच में छुट्टी चली थी बड़ा मजा आ रहा होगा। छठने छुट्टी, चलो अच्छा है, अच्छा है। बीकॉम के एग्जाम में निकल जाएंगे, क्लास भी नहीं आ जाए, मन में अच्छा अच्छा फील आ रहा होगा। एक बच्चा बोला सर मैं तो आज भी नहीं आया था, ठंड बहुत थी। ठंड बहुत लग रही थी मुझे। देखिए रिश्ते समझ में बेटा, जितने से मैंने मल्टीप्लाई किया उतने से मीन भी मल्टीप्लाई हो जा रहा है। अब मैं क्या करता हूं? अब करता हूं डिवाइड वाला केस। किस वाला करता हूं? इफ एवरी नंबर डिवाइडेड बाय 2, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, करो डिवाइड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। तो न्यू एक्स निकालो, कितना आएगा? ये 5, ये 15, नहीं ये 10, ये 15 और ये 20, कितना आ गया? 50 आ गया। न्यू मीन निकालो, न्यू मीन, तो 50 डिवाइड बाय 4 कितना है? तो नया मीन भी तो आधा हो गया ना। पुराने मीन का आधा नहीं होगा नया मीन। इसका मतलब
जितने से आपने मल्टीप्लाई किया मीन को भी उतने से मल्टीप्लाई कर दो, जितने से आपने डिवाइड किया मीन को भी उतने से डिवाइड करो, नया मीन आ जाएगा आपका। और जितना ऐड किया उतना ऐड कर दो, जितना लेस किया उतना लेस कर दो, तो आपके नए मीन आ जाएंगे। आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, पुराने मीन में ही ऐड करना है और लेस करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या आपको अब ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई थोड़ी सी कि ओरिजिन में चेंज होगा तो भी मीन बदलेगा, स्केल में चेंज होगा तो भी मीन बदलेगा। तो इसका मतलब मीन तो हमारा चेंज होता है, उस पर इंपैक्ट पड़ता है ओरिजिन का भी और स्केल का भी। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताइए ओरिजिन में और स्केल में चेंज होता है, मीन में चेंज होगा या नहीं होगा? आप बोलोगे चेंज होगा, हर हालत में होगा। अब इसकी प्रॉपर्टी के साथ एक बात और थी, एक चीज और थी इसी प्रॉपर्टी के साथ। मान लो इफ 2x प्लस 3y इक्वल टू 10, ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल 10, इफ मीन ऑफ x 2, फाइंड मीन ऑफ y। एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, उसमें x का मीन कितना है 2, y का मीन हो सकता है y का मीन दिया और x का निकालना हो, कुछ भी हो सकता है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सर ये क्वेश्चन भी 50 बार आया हुआ है और बहुत आसान है, इतना आसान, फ्री के नंबर है। x की वैल्यू कितनी रखी है? अब x की जगह 2 पुट कर दो, 2 इंटू 2 प्लस 3y इक्वल टू 10, 3y इक्वल टू कितना आएगा 10 माइनस 4, याद है ना फटा? तो 3y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6/3, कितना आ गया? जो y की वैल्यू है वो y का मीन होता है, जो y के लिए वही y का मीन है। तो एग्जाम में x की दी हो तो y निकालो, y दिया हो तो x निकालो। ये आपकी इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आता है। डिजिट अलग हो सकती हैं, ये नहीं कि डिजिट यही हो, कभी सोचो, ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया ऐसी। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, स्टैट्स भी आपको अच्छे से आ जाएगी, मैथ्स भी आ जाएगी। 50 से 60 नंबर आराम से आ जाएंगे नालायक से नालायक बच्चों के, अगर पढ़ेगा तो। ये पहले क्वेश्चन में आ गया, पढ़ेगा तो, नहीं पढ़ेगा तो भगवान भी मालिक कुछ नहीं कर सकता आपका। रोज आधे घंटे लॉ लिख के देखो, लिखो क्या गलती कर रहा हूं मैं, कौन से वर्ड यूज हो रहे हैं, आराम से लॉ भी निकल जाएगा। मैथ को रोज कई चैप्टर बताओ, नहीं कोई प्रैक्टिस, नहीं प्रैक्टिस करते जाओ करते जाओ। सोचो मत कि मुझे 100 लाने, सोचो मुझे 60 लाने, वो नहीं को प्रमोस में भाई, उनकी नहीं है ये 60 जो नॉन मैथ्स वाले हैं, मैथ्स वालों के तो 80-90 जितने चाहे लिए हैं वो। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पे लालच बुरी बला है, उन्हीं की प्रैक्टिस कर लो। कभी देखा ना कि एक कहावत सुनी होगी, एक बहुत मूवी भी आती है, बोला कि भाई सुबह सूरज उगने बाजी हो और जितना तो दौड़ लेगा सूरज डूबने तक वापस आ जाइए, उतना तेरा हो जाएगा। तो लोग लालच में डूब, एक बंदा भागता गया, पूरे दिन भागा, पता है सूरज डूबने वाला, वापस आता मर जाता है। लालच के बारे में भाई आधा भागे तो उतने वापस आ जाता, वापस ही नहीं पहुंच पाया। वही हमारा हाल होता है, हम क्या करते हैं, सब पढ़ेंगे, आता कुछ है नहीं हमें, जितना आता है उसको तो सॉलिड तरीके से कर लो मेरे भाई, सॉलिड तरीके से, मतलब उसमें आपसे ज्यादा टक्कर लेने वाला कोई ना हो, इतनी तैयारी कर लो उसकी। और हम लोग क्या करते हैं, अरे नहीं यार सब आता तेरे भाई को, आता चाहे पीछे कुछ भी ना हो, सच्चाई यही है, आता कुछ भी ना हो, लेकिन जो करो सॉलिड तरीके से करो कि भाई साहब ये मैं क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए कर डालूंगा। सर बस इतने मिनट और, चलिए हो गया। पहले अब बेटा देखो क्वेश्चन में आप सर आपने कहा सर ये प्रॉपर्टी कहां थी, तो इस प्रॉपर्टी को मैं दिखा दूं कहां पे प्रॉपर्टी थी। देखिए यहां पे ये लिखा हुआ था ना, ये चीज वर्ड
ये इक्वेशन दे रखी है, देखिए इक्वेशन आपको, मीन ऑफ एक्स कितना रखा है, तो मीन ऑफ वाई निकालना है ना आपको, तो एक्स का क्या पुट करना पड़ेगा, पुट करो वाई निकालो, एक्स की जगह 15 पुट करके वाई निकालो। बाईस क्यों हो गया मेरे भाई, 2 × 15 + 3y + 7, यही आ रहा ना माइनस का, यही तो आ रहा है, तो यही तो चीज थी। हाँ क्योंकि भाई 30 और 7 37 हो गया ना, नहीं हुआ क्या, ये तो सिंपल है बहुत, इसमें तो कुछ है ही नहीं, वैल्यू पुट करनी है इसमें भाई। हाँ अगर आपको इधर उधर ले आनी नहीं आ रही तो बात बता दो, इक्वल टू को इधर कैसे ले आते हैं ये बता दो, अगर नहीं आती मैं करा देता हूं। 15 दूनी 30 हो गया ना बेटा, ये प्लस 3y + 7 = 0, 30 और 7 37, तो 3y = माइनस का 37, y = -37/3, माइनस क्यों, क्योंकि इधर प्लस था तो इक्वल टू क्या हो गया माइनस, आपका आंसर आ गया -12.333। ठीक है जी। अब इसकी आखिरी प्रॉपर्टी दिख रही है आपको, कौन सी है, ये वाली, इसको लिख लो आप। 3 प्रॉपर्टी का फिर मीन खत्म हो जाएगा, मीन की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, केवल प्रॉपर्टी खत्म होगी, क्वेश्चन आंसर खत्म नहीं होंगे, अभी तो इसकी विशेषता खत्म होंगी आज। फटाफट लिखो, खाली है, आंसर आ गए, बस 5 मिनट। हाँ जी, क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई, क्या बोला मैंने, क्या बोला कि सर ये वाली प्रॉपर्टी लिखी आप लोगों ने, अगर आपके पास 2 ग्रुप होते हैं तो उनको कहते हैं कंबाइंड मीन, क्या कहते हैं उसको, इसको कंबाइंड मीन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कंबाइंड मीन, लिख सकते हो कंबाइंड मीन भी है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसको कंफ्यूज मत हो ना, बस इसको ध्यान दो, बस कंबाइंड मीन कहते हैं। क्या वो नेटवर्क इशू आ रहा है बेटा बहुत ज्यादा। तो ये 4 प्रॉपर्टीज मैंने आपको लिखवाई हैं, इन चारों प्रॉपर्टीज को आपको करना है आराम आराम से, कोई भाग दौड़ नहीं करनी है। आज नेटवर्क इशू है तो करवा रहा हूं, तो कुछ को तो दिखाई भी दे नहीं रहा, नेटवर्क ही नहीं आ रहा ढंग से,
उनका बार बार रुक जा रहा है। तो इन चारों प्रॉपर्टी को करना है आपको, और मंडे से एक एक प्रैक्टिस कॉपी लानी है टीवीएम की, जिसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है टीवीएम की। कॉपी में क्या कैलकुलेटर है, वो तो कैलकुलेटर है उस पर। तो मतलब कि इतना प्रैक्टिस करनी है, लेकिन फॉर्मूले वगैरह लिखने के नहीं, अलग से लिख लेना है कि सर जो भी फॉर्मूले वगैरह सर लगाएंगे स्टार्टिंग से, उसमें मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सब कुछ दोबारा से कराऊंगा। तो जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नहीं किया है तो उनको हेल्प मिल जाएगी। चलो उन्होंने रिकॉर्डिंग देखी तब भी, नहीं देखी तो अभी, तो उनको रिवाइज हो जाएगा। देख रखी होगी तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, वो जल्दी नहीं कर पाए, नहीं देखी होगी तो कोई बात नहीं, मैं तो उनके साथ हूँ। ठीक है, तो पहले हुई करेगी ये क्लास, फिर आधे घंटे 1 घंटे क्लास वाली हुई करेगी, जिसमें आपको टीवीएम पढ़ना है 1 महीने तक, फिर पढ़ना ये वाला चैप्टर 1 महीने तक, पढ़ते रहो, रट जाएगा। कब तक नहीं आएगा, कब तक नहीं आएगा भाई? एक न एक दिन तो ऐसा आएगा जो तुम्हें आ जाएगा। तो चलो बेटा, मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर। नेटवर्क नहीं जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, बंद भी नहीं हो रहा साला।